हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटर। इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि डायपोल की एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता है। आज के इस वीडियो में हम डायपोल को ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है और उसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता है। इसका मतलब है कि जब भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो डायपोल के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है और वो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा है। डायपोल हमने ये इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज और सेम अमाउंट का माइनस क्यू चार्ज लिया है। डायपोल को हमने कुछ एंगल थीटा एंगल पे जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, वो थीटा एंगल पे रखा है। तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, ये थीटा जो बन रहा है एंगल, ये किस किस के बीच में है। ये डायपोल मोमेंट हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, डायपोल मोमेंट, और यहाँ पे बन रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल है थीटा। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी अगर हम इस तरह से चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे दे विल एक्सपीरियंस फोर्स, ये हमें पता है। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। और देखो हम लिख लेते हैं एक्सप्रेशन कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो जो फोर्स होगी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन द माइनस क्यू चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू इंटू ई। इस फोर्स को मैं बोल रही हूँ F2 और इसको बोल रही हूँ F1। तो यहाँ से देखो F1 Q इंटू ई, F2 भी Q इंटू ई। इसका मतलब है दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2 है, क्योंकि एक फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है, अगर मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, और दूसरी फोर्स जो F2 है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा दोनों फोर्स का, नो डाउट मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का बराबर होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, अपोजिट साइड में होगी, इसीलिए दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगी। अगर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करें ना इस डायपोल पे, तो एक एंड पे, इस एंड पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, और क्यू वाले एंड पे, डायपोल के जो दूसरा एंड है जिसपे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, उसके लिए अपोजिट साइड में फोर्स लग रही है। इस तरह से बन रहा है ये। तो ऐसे अपोजिट साइड में इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो देखो नेट फोर्स कितना आएगा, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, F1 प्लस F2, लेकिन F2 किस साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ, तो नेट फोर्सेस हमारे पास क्या आ गई, 0। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स जो डायपोल पे लगने वाली है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो फोर्स लग नहीं रही है, लेकिन हमें पता है, हमने क्लास 11th में भी सीखा है ना कि अगर अपोजिट साइड में फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल चार्जेस हैं, इस तरह से एक बन रहा है यहाँ पे ज्योमेट्री, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कपल बन रहा है, यहाँ पे कपल फॉर्म हो रहा है, और कपल पे जो फोर्स लगेगी वो दोनों साइड में इक्वल अपोजिट होगी। इस कारण दिस विल एक्सपीरियंस, ये जो डायपोल है या कपल है, दिस विल एक्सपीरियंस टॉर्क। क्या लगने वाला है यहाँ पे, टॉर्क लगने वाला है। और इस टॉर्क को ही हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क क्या है, ये जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, अब फोर्सेस तो लगेंगी ही अपोजिट डायरेक्शन में और कैंसिल आउट कर रही हैं, हमने देखा है ना, नेट फोर्स तो 0 आ रही है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये डायपोल जो है ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ये रोटेट होगा और ये अलाइन कर जाएगा अपने आप को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम देखते हैं कैसे अलाइन करेगा। तो ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टॉर्क लग कितना रहा है ना। तो हमने देखा कि जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है ना, यहाँ पे टर्निंग फोर्स आ रही है, इसको ये यहाँ पे जो फोर्सेज जो बराबर लग रही हैं दोनों एंड पे, ये इसको घुमाएंगी, तो इसको घुमानेंगी, तो इसलिए यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। घुमाने जितनी भी घूमने वाली चीज़ें उनमें टॉर्क लगता है ना, क्लास 11th में सीखा होता है। तो वो टॉर्क कितना होता है उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। टॉर्क जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर फोर्स, है ना, दोनों फोर्सेस में से एक एंड पे दूसरे एंड पे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये दोनों चार्जेस के बीच का। अब हम देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो ये टॉर्क आ गया हमारा, टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फोर्स, मैग्नीट्यूड कितना है, Q इंटू ई। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हमें नहीं पता, उसको हम यहाँ डायग्राम से समझते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये थोड़े ना होगा, ये थोड़े ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ पे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच में जो लाइन बन रही है दैट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले साइड में इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ से इनके बीच का जो गैप होगा ये वाला ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो हम इनका नाम रख लेते हैं, इसका पॉइंट का ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का एन। तो मैंने आपको बताया कि जो बी एन है ये ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दोनों चार्जेस के बीच के। होप्स हो कि आपको क्लियर हुआ है ना, क्योंकि देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि ये नहीं हो सकता, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये तो हमारे डायपोल की लेंथ है, जिसको हमने लिखते हैं, हम किसे डिनोट करते हैं इसको, 2L से। तो इसको लिख लेते हैं, ये 2L डायपोल के बीच की लेंथ है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ इनका, ये जो यहाँ इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो गैप होगा वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कितना आ रहा है, BN, इतना आ रहा है BN। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसमें लिख देते हैं हम, टॉर्क कितना हो गया, Q इंटू ई इंटू बी इंटू एन। अच्छा, QE तो हमें पता है मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अब हमें ये BN कैलकुलेट करना है, BN कितना है। तो BN फाइंड आउट करने के लिए कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी, ABN, या मैं ऐसे लिख दूँ, अगर कुछ लोगों को लगेगा कि हमें N पे परपेंडिकुलर बनना है तो इसलिए ANB लिख देते हैं, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसा करने के लिए अब हम यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो ABN है यहाँ से लिखेंगे BN की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो BN क्या है, यहाँ पे BN हमारा है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, है ना। तो ये बेस बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे BN को कैलकुलेट कर देंगे। BN कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ना BN, तो BN को तो हम ऊपर लिख लेंगे, BN जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है उसको न्यूमरेटर में लिख देते हैं। और जो नोन डिस्टेंस है, यहाँ पे नोन क्या है, हमारा डायपोल की लेंथ पता है क्या है, 2L। तो यहाँ पे लिख देंगे 2L दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो BN क्या है, परपेंडिकुलर, 2 क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाली कंडीशन बन रही है, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम BN लिख लेंगे, BN कितना आ गया, 2L साइन ऑफ एंगल थीटा। इक्वेशन 2 मान लो और ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, QE इंटू BN की जगह क्या लिखेंगे, 2L साइन ऑफ एंगल थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट टॉर्क इज इक्वल टू, अब देखो Q इंटू 2L, ये क्या होता है हमें पता है, ये क्या है, डायपोल मोमेंट। तो P इंटू E, अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, मैं ये वेक्टर हटा रही हूँ, बाद में लिखेंगे इसको, P इंटू E साइन थीटा। ये क्या बन गया, P इंटू E साइन ऑफ एंगल थीटा। अब हमने P क्या है, P पहले मैं P बता दूँ, तो P आपको पता है Q इंटू 2L है ना, डायपोल मोमेंट है ये P। तो डायपोल मोमेंट हमने ये लिख लिया, E और साइन थीटा इकट्ठे कंबाइन कर लिए। तो अब हमें पता है ये जो टॉर्क है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन गया हमारे पास P क्रॉस E। ये भी हमने सीखा होता है कि अगर हम देखो यहाँ पे साइन थीटा हटाएंगे तो बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ये इनटू है, अभी यहाँ पे इनटू है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो साइन थीटा हटाएंगे तो क्या लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, अगर कॉस थीटा यहाँ पे होता तो डॉट लगता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट होता। तो टॉर्क जब साइन थीटा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, P क्रॉस E और लग जाएंगे यहाँ पे वेक्टर, ये दूसरी फॉर्म में हम टॉर्क को लिख सकते हैं। तो हमारे पास टॉर्क क्या आया, PE साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। तो ये हमारे पास डायपोल मोमेंट आ गया, ये वेक्टर फॉर्म आ गई और ये जो है इसकी स्केलर फॉर्म में लिख दिया इसको। चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं। तो केस नंबर 1 ये हुआ कि हम देखेंगे मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी,
1 होगी। दिस इम्प्लाइज दैट थीटा कितना होना चाहिए, साइन थीटा का 1 होता है 90 डिग्री पे। इसका मतलब है जब आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ, जब हमने अगर हम इस डायपोल को ऐसे रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर डायपोल को रखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री बना, तो डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तब उस केस में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। और मैक्सिमम टॉर्क जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, टाउ इज इक्वल टू पी ई, साइन थीटा कितना हो गया है 1, तो पी ई यहाँ पे इस केस में हमें कितना मिल रहा है टॉर्क, मैक्सिमम। अब केस नंबर टू हमारे पास देखो दो तरह से हमें मिनिमम टॉर्क मिल सकता है। यहाँ पे मिनिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क भी हम बोल सकते हैं। कब मिलने वाला है मिनिमम टॉर्क की बात, केस कब होगा, जब फोर्स उस पर लगेगी ही नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क मतलब मैक्सिमम फोर्स लग रही है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि मिनिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे अगर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। दिस इम्प्लाइज थीटा कितना होना चाहिए हमारे पास, 0 डिग्री। थीटा 0 भी हो सकता है और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में हमें टॉर्क 0 मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो टॉर्क पुट कर लो, टॉर्क कितना आएगा, पी ई इंटू 0। तो टॉर्क कितना आ रहा है 0, यहाँ पे टॉर्क हमें मिल रहा है 0। लेकिन थीटा अगर 0 डिग्री है तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी कैसा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है ना, यहाँ पे जो हमारा डायपोल बन रहा है क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू ले लिया हमने, है ना। तो एक केस ये है, एक हम यहाँ पे प्लस क्यू एक माइनस क्यू ले रहे हैं, दोनों ही केसेस को साइड बाय साइड स्टडी कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे किस केस में स्टेबल होगा, किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो स्टडी कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास डायपोल लेंथ, ये हमारे पास डायपोल लेंथ, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इधर को लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर को लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये डायपोल मूवमेंट हो गया, ये डायपोल मूवमेंट हो गया यहाँ पे, और यहाँ इस केस में डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनाना है ना। तो डायपोल मूवमेंट जो है वो हमारा इधर को हो गया नेगेटिव, है ना, अपोजिट साइड में हो गया डायपोल मोमेंट, है ना। तो समझ रहे हैं ना क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ लेते हैं हम हमेशा डायरेक्शन। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ सेम डायरेक्शन में थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो मैंने बोला अगर थीटा 0 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है वो तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, दोबारा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ये केस नंबर 1 इस केस में, है ना। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। लेकिन देखो जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों बोला हमने इसको, कि यहाँ पे अगर आप इस जो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर डायपोल को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं ना, यहाँ पे देखो इसको ऐसे घुमा दो, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऐसे रख दो इसको, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दो, तो ये अपने आप वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, क्योंकि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इसको यहाँ पे ये खुद ब खुद रोटेट नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा भी इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब कर देंगे। तो इस तरह का इक्विलिब्रियम जब बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि जब हम डायपोल को डिस्प्लेस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे और अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए तो इक्विलिब्रियम है स्टेबल। लेकिन अगर डायपोल को डिस्प्लेस करते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस ना आए तो इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये दो केस बनते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।